अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअली ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना हो तो ऑब्जेक्ट इज ए डिस्क्रीट एंटिटी which has well defined attributes and behavior. It can be a physical thing as well as an abstract concept. अब इस डेफिनेशन में हमने फिर बहुत सारे वर्ड यूज किए। हमने कहा ऑब्जेक्ट इज ए डिस्क्रीट एंटिटी। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब है? हमने सिर्फ ये नहीं कहा ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। यहां पर एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड हटा देंगे मीनिंग खत्म हो जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, यूनिक। ऑब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो दूसरे से अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, उसे पहचाना जा सकता है। आप में से किसी का भी नाम मैं नहीं जानता लेकिन सबको पहचान सकता हूं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत सारी इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास हाइट है, बॉडी स्ट्रक्चर है, कंप्लेक्शन है, फेशियल एक्सप्रेशंस है जो हमें एक दूसरे से अलग बना देते हैं। इन अपनी इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वी आर डिस्टिंक्ट। अगर मैं नाम की बात करूं तो एक एक्सटर्नली इंपोज्ड एट्रीब्यूट है, पैदा होने के बाद हमें दिया गया है, उसे बदला भी जा सकता है, उसकी वजह से हम यूनिक नहीं बनते, हम अपनी इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से यूनिक बनते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे डिफरेंशिएट किया जा सके, जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके आगे बताया गया आपको इट हैज well defined attributes and behavior। सवाल आता है well defined से क्या मतलब है? हमने सिर्फ ये नहीं कहा it has attributes and behavior। यहां well defined का मतलब कॉन्टेक्स्ट से है। जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट इन जनरल बात नहीं करेंगे। अब ये इन जनरल और कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है? मान के चलते हैं मुझे बैंक का ऑटोमेशन करना है, तो मैं बैंक में जाके पहले ऑब्जेक्ट ढूंढूंगा। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? बैंक में एक सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट होगा कस्टमर, अकाउंट होल्डर। अब एज ए प्रोग्रामर मेरी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि कस्टमर या अकाउंट होल्डर जो है उसके एट्रीब्यूट और बिहेवियर में डिफाइन करूं। अकाउंट होल्डर अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग होगा, उसकी अपनी कुछ हाइट होगी, वेट होगा, कंप्लेक्शन होगा, बॉडी स्ट्रक्चर होगा, कास्ट होगी, रिलीजन होगा। क्या बैंक किसी आदमी की हाइट में, वेट में, कास्ट में, रिलीजन में इंटरेस्टेड होगा? नहीं होगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके पैन कार्ड का नंबर क्या है, किस तरह का आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, अकाउंट में बैलेंस कितना है, दैट्स इट। यहां पर वेल डिफाइंड से मतलब है अब जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं बैंक के कॉन्टेक्स्ट से देखूंगा। बैंक इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें रेलेवेंट होंगी उन्हें केवल लूंगा, बाकी चीजें छोड़ दूंगा। अगर कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो मेरा नजरिया बदल जाएगा। अब मैं नए कॉन्टेक्स्ट से उस चीज को देखूंगा। मान के चलते हैं आपने बैंक का ऑटोमेशन कंप्लीट कर लिया। अब आपको आर्मी वालों ने बुलाया कि हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे आप ऑटोमेट कर दीजिए। अब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करने गए। अब रिक्रूटमेंट के लिए भी ह्यूमन बीइंग्स ही आएंगे, लेकिन अब आप उन्हें किसके कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे? आर्मी के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे। अब आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए जो आएगा उसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट होगी, वेट भी इंपॉर्टेंट होगा, चेस्ट का साइज भी इंपॉर्टेंट होगा, कास्ट भी इंपॉर्टेंट होगी, रिजर्वेशन मिलता है। बात समझ आ रही है? जो आदमी बैंक में खाता खुलवाने गया था वही अगर आर्मी में रिक्रूट होने जाए, दोनों जगह कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, आप दोनों जगह उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये मतलब है वेल डिफाइंड से। मींस जब भी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी, एट्रीब्यूट की बात की जाएगी, बिहेवियर की बात की जाएगी तो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर की जाएगी। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट हमारा डोमेन तय करेगा। यहां तक आपको ये बताया गया ऑब्जेक्ट क्या है। अब सवाल आता है हम क्यों सीखें ऑब्जेक्ट, हमें क्या फायदा होगा ऑब्जेक्ट से? जब तक हमें किसी चीज में कोई फायदा नजर नहीं आता हम उसे नहीं सीखते, हम उसे नहीं अपनाते। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट आपको एक फोकस देता है, वो आपका फोकस काम से करने वाले पे शिफ्ट करता है, जिससे किसी भी प्रॉब्लम को समझना आसान हो जाता है, दूसरे को समझाना आसान हो जाता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि हर काम में कोई ना कोई करने वाला शामिल है तो आप काम के बजाय उस करने वाले को ढूंढ लें, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि आपको किसके थ्रू क्या क्या करवाना है। हमें करना नहीं है,
बल्कि हमें ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन करने हैं। आप ऐसे समझिए कि आप एक मूवी के डायरेक्टर हैं। प्रोग्रामर का मतलब मूवी का डायरेक्टर, उसे मूवी की स्टोरी समझनी है ताकि जिस एक्टर को वो मूवी में कास्ट करने वाला है उसे जाकर वो स्टोरी समझा सके। वो कब समझा पाएगा? जब उसे मूवी एक्सप्लेन करनी आती हो स्टोरी। और एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, एक तो वो सीन बाय सीन जाके सुनाए, कुछ समझ में नहीं आएगा सामने वाले एक्टर को। एक वो बताए कि मूवी में हीरो है जिसे ये काम करना है, जो इस बैकग्राउंड से आएगा, यहां इससे टकराएगा, ऐसे काम करेगा। हीरो को सब समझ में आएगा कहानी इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, समझ आ रहा है? आप आसानी से समझ सकते हैं, दूसरे को आसानी से समझा सकते हैं। यह फायदा होगा ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से। यहां तक हमने बात की एक कॉन्सेप्ट की, अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अगर हम बात करें एज ए प्रोग्रामर, ऑब्जेक्ट की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमारी होगी। हमें उनके एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन करने होंगे। वो हम दो तरह से कर सकते हैं। हम इंडिविजुअली एक एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन करें, हम ये काम कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। किसमें कम एफर्ट लगेंगे? कलेक्टिवली करने में। इस पूरे प्रोग्रामिंग मॉडल के पीछे अगर आप सार देखें, हर कॉन्सेप्ट के बाद यही बात तो आपको बताऊंगा, सार है ज्यादा से फोकस कम चीजों पे लेके आना ताकि हमारे एफर्ट कम हो जाए। जो काम हम ज्यादा मेहनत करके करते थे वो काम हम कम मेहनत करके कर ले। मुझे आप सब लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका मैं यहां से शुरू करूं, मिस्टर एक्स यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दिस एंड दिस, फिर उनके पास जाऊं मिस्टर वाई यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दिस एंड दिस। इस तरह से सब लोगों को एक एक करके ये बात बताऊं। आपको लगेगा ये आदमी पागल है, अपना भी टाइम खराब कर रहा है, हमारा भी टाइम खराब कर रहा है। अगर मैं कहूं ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दिस एंड दिस, कौन सी चीज ज्यादा सही है? अब इस केस में आप मेरे लिए एक्स वाई नहीं है, आप मेरे लिए क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एक ग्रुप का नाम है। जिस ग्रुप के आप मेंबर हैं इस समय, तो मैं आपको ग्रुप के नाम से संबोधित कर रहा हूं। अपना काम आसान कर लिया मैंने। यही काम हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो डील करता है ऑब्जेक्ट के मैनेजमेंट से। क्लासिफिकेशन को अगर डिफाइन करना तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of grouping objects having common attributes and behavior into logical units called classes। अब सवाल आता है ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा मैं आपको बता चुका हूं। मेरे पास अगर एक जैसे 1000 ऑब्जेक्ट हैं तो मैं इंडिविजुअली एक एक करके उन सबको मैनेज नहीं करूंगा। मैं एक बार एक क्लास डिफाइन करूंगा, उस क्लास में उस तरह के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एट्रीब्यूट और बिहेवियर डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद जितने चाहे अपने ऑब्जेक्ट में उस क्लास के साथ एसोसिएट कर सकता हूं। सभी ऑब्जेक्ट्स के पास वो एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर आ जाएगा। काम आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 2 कॉन्सेप्ट हो गए। अब क्लासिफिकेशन की पावर क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद कहानी से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसने कितनी सिंपलीफाई करके रखा हुआ है हमारी लाइफ को। हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है जो हमें एक फोकस देता है, जो हमें कहता है काम इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि करने वाला इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट को मैनेज करना आसान करता है। यह हमसे कहता है एक एक ऑब्जेक्ट पे फोकस मत करो, बल्कि ऑब्जेक्ट्स अगर एक जैसा काम कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट एक जैसे हैं, तो उन्हें ग्रुप कर दो, ग्रुप लेवल पे मैनेज करो।